नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम समान अध्ययन टेस्ट सीरीज 3 में जिसकी परीक्षा 14 मई को निर्धारित की गई है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप और भी टेस्ट सीरीज समान अध्ययन पीसीएस 2023 के लिए देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस। उसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं 2021 तक के, 22 तक के भी पेपर, तो वो आपको सॉल्व ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसमें सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। दिया है बायकॉट, घेराव, बंद या हड़ताल। तो राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के ये 4 रूप दिए गए हैं और उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है ये, जिसने सर्वप्रथम इसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। तो इसमें जो आंसर होगा वह है, आपका आंसर होगा ए, बायकॉट। बायकॉट। तो बायकॉट एक ब्रिटिश भूमि दलाल या एजेंट का नाम था। इसका पूरा नाम था चार्ल्स कनिंगम बायकॉट। एक भूमि दलाल था, एजेंट कह सकते हैं। और आयरलैंड में ही उसके समुदाय द्वारा 1880 में समाज से इसको बहिष्कृत कर दिया गया था। तो उन्होंने जो है अपने अंग्रेजी भाषा को जो है बायकॉट शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है बहिष्कार करना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बायकॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है कथन और कारण से। यहां पर देखिए कथन दिया है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। और कारण दिया है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए इसमें ए आर तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, अब देखिए ऑप्शन दिया है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसमें जो आंसर है वह है पहला सही है। इसमें वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वोट नहीं दे सकेंगे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो 1997 का एक क्वेश्चन है। 1997 के अनुसार अगर देखेंगे तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह है 1971। 1971 की जनगणना। क्वेश्चन नंबर 5 है सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 5 नंबर देखिएगा, सुमेलित करने वाला है। दिया है यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान और के प्रति श्रद्धा एवं मर्यादा
श्रद्धा एवं निष्ठा, ये तीसरा सही होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने, यानी बी का चौथा। संसद सदस्य कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता ये बनाए रखते हैं। इस प्रकार ये सुमेलित है। अगर इसका कूट में जाएंगे तो तीसरा वाला कूट इसमें आपका सही आंसर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? पंचशील सिद्धांत नहीं है। दिया है गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। सी ऑप्शन दिया है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, और डी है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आंसर आपका होगा ए, गुट निरपेक्षता जो है पंच सिद्धांत या पंचशील सिद्धांत में नहीं था। तो पंचशील सिद्धांत की अगर बात करें तो ये हुआ था पंचशील या पंचशील सिद्धांत या समझौता इसको कह सकते हैं। ये हुआ था भारत और चीन के बीच और हुआ था 1954 ईस्वी में। और इसमें जो है 5 सिद्धांतों को यानी 5 सिद्धांत दिए, जिसको इसीलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार पर जिनकी प्रस्तुति जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी, तो इसमें पहला वाला जो है गुट निरपेक्ष पंच सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यही पहला वाला जो है ऑप्शन आपका सही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा के ही सदन में प्रस्तावित किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पर दोनों दे दिया है, तो केवल एक, इसके अलावा सब इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। दिया है यहाँ पर, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है इसमें। मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न या बैठ जाना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, बैठ जाना। यानी अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है बैठ जाना। तो डी इसका राइट आंसर होगा, बैठ जाना। क्योंकि मर्यादा से यहां पर तात्पर्य जो है व्यवहार को संयमित रखने से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कौन सा इसमें कथन विचार करना है और कौन सा कथन इसमें आपका सही है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन, ये आपका सही है, पहला और दूसरा। चलिए पढ़ देते हैं क्या है। पहला, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो सही है। अटॉर्नी जनरल या भारत का न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। यानी सेम वही योग्यता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होती है, तो महान्यायवादी बनने के लिए भी वही योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद द्वारा अभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसमें ऑप्शन आपका सही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, या राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना।
तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आंसर आपका होगा सी, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यह सभी राज्यों की सहमति से या बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से या संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी राज्यों की सहमति से। यानी संविधान का अगर देखा जाए तो संविधान जो है अनुच्छेद 253 के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद को भारत के किसी भी भाग के या किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये उल्लेख करता है अनुच्छेद 253 में। तो यहां पर दिया है बिना किसी राज्यों की सहमति से, तो आपका राइट आंसर डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है। तो एसटी के लिए आरक्षित सीटें पूछ रहा है किस राज्य में है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं सबसे ज्यादा सीटें देखा जाए सर्वाधिक जो एसटी के लिए सीटें हैं तो मध्य प्रदेश में 5 सीटें आरक्षित हैं इसके लिए। इसके बाद गुजरात में 4 सीटें आरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आरक्षित नहीं है एसटी के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। दिया है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही क्रम इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला सही हो जाएगा, नीचे से घटते क्रम में पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव, ये क्रम है इसमें। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। यह है भारत के संचित निधि के द्वारा, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंधों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी दिया है आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंधों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी दिया है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंधों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। या डी दिया है सार्वजनिक धन प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। तो यही वाला आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, परीक्षक द्वारा पालन है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। संसदीय समितियों के माध्यम से या विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श समितियों के माध्यम से या प्रशासकों में आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो इसमें आपका राइट आंसर ये वाला सही है, संसदीय समितियों के माध्यम से। ये था क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।